प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों को हमारी तरफ से जय सिया राम। सभी अधिवक्ता साथी अपने अपने लक्ष्य के प्रति सारे अध्ययन के लिए जो सन्निकट बिल्कुल परीक्षाएं आ गई हैं, जैसे 21 अगस्त से राजस्थान जुडिशरी का मेंस है और 25 अगस्त को छत्तीसगढ़ जुडिशरी का मेंस है। नवंबर में छत्तीसगढ़ एचजेएस का मेंस है और जिनका इनमें से कोई परीक्षा नहीं है उनका नए साल के लगते ही अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो राजस्थान एपीओ का प्रीलिम्स है। आज बात करूंगा पुरानी प्रक्रिया विधि के अवशेषात्मक लाभ पर। अगर वैकेंसी डिले करती है, जैसा कि यूपी में है, डिले करके आती है, तो एक बात तो अब तय मान के चलिए कि केवल नई ला आएगी। संभावना बहुत ही कम बची है कि पुरानी ला भी रखें। इसलिए राजस्थान एपीओ का फॉर्म जिन लोगों ने अप्लाई किया है और उतने लिमिटेड सैलरी पर भी राजस्थान जेएलओ से बेटर जॉब होती है। जेएलओ द्वितीय श्रेणी की परीक्षा है, जबकि राजपत्रित अधिकारी का दर्जा प्रदान करने वाली राजस्थान एपीओ की जो जॉब है वो उससे बेटर स्केल पे और बेटर कैटेगरी की है। फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आज से ही केवल वो पुरानी ला पर केंद्रित होकर और केवल टारगेट में ले राजस्थान एपीओ मैक्सिमम नंबर पाने की धारणा के साथ। और अगर दोनों को लेके चले, जैसा कि बहुत सारे लोग चलेंगे, जब वो डेट आएगी और यूपी की कोई डेट नहीं रहेगी तो जाके एग्ज़ाम दे आएंगे। लेकिन इस बीच का समय जो नई ला पढ़ने में विधिवत खर्च करेगा प्री और मेंस पर, असल में देखा जाए तो जुलाई लगते ही, जून को चाहे शामिल करें या हटा दें, ये जो समय है, अगस्त बीत रहा है, जुलाई बीती, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी, मतलब जुलाई से दिसंबर तक का समय सफिशिएंट है तीनों ला को विधिवत प्रीलिम्स बेस या मेंस बेस पर क्रैक करने की दृष्टि से। एक छोटी सी ला है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं है, लेकिन जो दंड प्रक्रिया संहिता है, जिसे इस समय हम पढ़ा भी रहे हैं, BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, उसको पढ़ने का भूतपूर्व इत्तफाकन संयोगवश समय मिला है। क्योंकि नए एक्ट अगर हाई कोर्ट इन्वॉल्व कर देता, जैसा कि करेगा ही, कर चुका ही है, तो आपकी मनोदशा भले एग्जाम में जाकर दे आने की होती, आप सही अकुरेट राइट आंसर न प्री बेस पे न मेंस बेस पे लिख पाते। लेकिन अगर परीक्षाएं नए साल में चली जाती हैं, प्री मेंस, तो आप अभी की पढ़ाई से इतना बेस ज़रूर तैयार कर लेंगे कि वहाँ आपसे कैसी भी परीक्षा 2025 में पूछी जाए आप निकाल ले जाएंगे। अगर बाई द वे प्रीलिम्स इसी साल हो जाता है जो संभावित डेट है, मुझे आज पहली दफ़े ये संदेह हुआ कि जो एसडीआई की वैकेंसी गजट होने का मसला चल रहा है कमीशन में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रिजर्व डेट रखी है उस पर एसडीआई या जीआईसी में सहायक अध्यापक की भर्ती की परीक्षा की वो डेट है। आप लोगों की डेट से उसका कोई सरोकार नहीं है और आप लोगों की परीक्षाओं के प्रति कोई उसकी मनोदशा साफ नहीं है। ये संदेह मैं प्रकट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज ये जानकारी छन के आई है कि एसडीआई भर्ती के संदर्भ में भी कोई योग्यता स्तर का विवाद है, यानी उस पर समानांतर कोई योग्यता होती है जिसका अनुमन्य अहर्ता में योग्यता के लिए शर्तों में उसका शामिल किया जाना या हटाया जाना संदर्भित है। बस इतना कहूँगा कि ये जो
समय चाहे जैसे आप निकाल रहे हैं। इसमें अगर आप डेडिकेशन दिखाएंगे, और ये सत्य है कि अब नया एपीओ पुरानी वाली सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस से नहीं होगा, तो एक दृष्टि से देखा जाए उत्तर प्रदेश एपीओ का 80% सिलेबस बदल गया। 20% में हिंदी ट्रेडिशनल बची और जीएस बचा। 80% हिस्सा जो लॉ पोर्शन का होता ही है, 75-25 कह लेते हैं, तो उसमें से 75% हिस्सा बिल्कुल चेंज हो गया। उसके प्रारंभिक परीक्षा के बनाए गए प्रश्न भी आपको अचंभे में डालेंगे, आपकी मेरिट वहाँ तक नहीं जाएगी। ये तमाम दूसरे तरीके की स्थितियाँ खड़ी होंगी। ये पॉसिबल है कि जो मेरिट जनरली 100 सीट के अकॉर्डिंग अक्सर 105 के ऊपर चली ही जाती है, उसमें थोड़ा रद्दो बदल हो। वैसे पढ़ने वाले लड़के और पढ़ाने वाली संस्थाएं दिन रात एक किए हुए हैं। आप अलग है कि आप 17 जगह आपका निगाह है, आप कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में जब कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं तो आप ये नई ला दिमाग में तो बिल्कुल नहीं टिका पाएंगे। ये आत्मसंतुष्टि आपको मिल सकती है कि आपने भी एक बार पढ़ा है, वो पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बहुत बारीक बदलाव हैं और उसको दिमाग में स्थिर रखने के लिए बार बार पढ़ना जरूरी होगा। नई ला के बारे में यही धारणा बनाएं कि जब आप नया नया एडमिशन मास्टर डिग्री के लिए या एलएलबी के लिए 3 साल वाला या ला क्लैट करके आप 5 साल के एलएलबी के लिए एंट्री मारते हैं, तो आपको हर चीज़ बिल्कुल नई सी लगती है और उस नई चीज़ के पीछे जितना हाथ धो के आप पढ़ते हैं और जितने दफ़े उसको पढ़ जाते हैं, मीडियम चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, पढ़ना ही पड़ता है, तब जाके आप कंपटीशन में आते हैं। जितना आप लगभग 6 साल में करते हैं उतना आपको 6 महीने में करना है। ये बात अलग है, वहाँ 2500 पेपर करना था, यहाँ केवल 3 पेपर पे काम करना है, विद वो बचे हुए बाकी 22-24 पेपर के साथ भी। ऐसा नहीं है कि केवल जुडिशरी में यही 3 ला आएगी। हाँ, एपीओ में एक कोर्स ज़रूर है। अगर एपीओ के कोर्स में इत्तफाक से जो एक नगण्य संभावना है, लेकिन उसकी भी चर्चा 2 मिनट कर लेते हैं। अगर पुराना सिलेबस रख देते हैं तो आपकी वल्ले वल्ले है, लेकिन ये ध्यान रहे ज़्यादा क्वेश्चन वो नए से बनाएंगे। मेरी संभावना तो अब नील हो गई है, क्योंकि 1 जुलाई जब निकल गई तो अब संभावना नहीं है, लेकिन एक पॉइंट उसको भी रख लेते हैं और सोच लेते हैं, बात कर लेते हैं जो हमने बात किया। बस इतना ही कहूँगा कि ये बचा हुआ जो समय आपका गुजर रहा है, इसको ऐसे ही मत गुजारने देना। इसमें नहीं कुछ ज़्यादा कर सकते, नहीं माइनर लॉ पढ़ सकते, नहीं आप ऐसे एक्ट पढ़ सकते। जैसे उत्तर प्रदेश के दोनों परीक्षाओं में एपीओ और जूनियर डिवीज़न में आपको नेगोशिएबल से क्या लेना देना है, आपको आर्म्स एक्ट से क्या लेना देना है भाई, आपको क्या मतलब है माल विक्रय अधिनियम से? क्यों? क्योंकि यहाँ के कोर्स में वो है ही नहीं। तो इसीलिए जो लड़का सेंट्रलाइज होके पढ़ता है, जिस समय आप आर्म्स एक्ट के उतने सारे सेक्शन पर फोकस हो रहे होते हैं, उसी समय कोई यहाँ जीएस मजबूत कर रहा होता है, तो आपको ये लगता है कि आप अकेले अकेले कमरे में पढ़ रहे हैं। नहीं, प्रतियोगिता है। पता उस दिन चलता है जिस दिन प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार के परिणाम आपके कंप्यूटर, वेबसाइट, मोबाइल सेट में आ जाते हैं और आपका नंबर निगेटिव चला जाता है। ये बात दीगर है कि उस समय भी आप भीड़ में नहीं होते, बहुत होगा तो आपके परिवार के 4 लोग खड़े होते हैं। आपको ये फीलिंग आती ही नहीं कि आप ये जो तैयारी कर रहे हैं सदा वर्तमान, यानी सतत 1 माइक्रोसेकंड के लिए भी खाली नहीं, भीड़ में कर रहे हैं और प्रतिस्पर्धी एक से बढ़कर एक हैं। बंद कमरों में खामोशी से बहुत द्रुत गति से डेप्थ जाके तैयारी करने वाले लोग हैं। ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट जजेज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेज या ब्यूरोक्रेटर के बच्चे हैं जो भी बेजोड़ पढ़ाई करते हैं। हर रिच पर्सन बेवकूफ़ या पैसे का अपव्यय नहीं होता, वो अपने परिवार, अपने पिता, अपने माता, अपने व्यक्तिगत उत्थान के प्रति बहुत जवाबदेह होता है।
अगर संस्कार उसके अच्छे हैं तो उसका नतीजा क्या होता है कि उनके पास बेसिक स्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं ना हो, ये तो बात ही नहीं है। वो नंबर 1 की सुविधा में होते हैं। जो कुछ मुंह से उनके निकला नहीं कि उनके पिताश्री द्वारा उनके मत्थे हाजिर है। यहाँ तक कि आज के ज़माने में पिताश्री की भी अनुमति नहीं लेनी है। उनके नाम से उनका पर्सनल अकाउंट है, उनको मुंह मांगी रकम उपलब्ध है। जो चीज़ जब चाहें जहाँ चाहें वो पैसे से अर्जित कर सकते हैं। वो ऐसे लोग जो उस पैसे का, उस सुविधा का दुरुपयोग नहीं करते, मैंने पाया है कि अच्छा खासा परसेंटेज इस सिविल और जुडिशियल की भर्ती में वह बच्चे भी आ रहे हैं जो रिच परिवार से हैं। आप इसलिए वो बच्चे आते हैं, उनकी भी वजह बता रहा हूँ। रिच परिवार को पैसे के मामले में तो सम्मान मिलता है, लेकिन जब कभी पावर की बात आती है तो वो ठगे से रह जाते हैं। वहाँ वो अपने आप को सिमटा सा पाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों का आप टेंडेंसी देखेंगे कि वो पैसे उनके पास बेनकूत हैं। वो चाहें तो बिल्कुल कंपटीशन की तैयारी न करें, लेकिन पद की ललक, शक्ति की चाहत, शक्ति के क्रियान्वयन की चाहत, एग्जीक्यूशन की चाहत, पावर को रेगुलेट करने की चाहत उनको बेजोड़ मेहनत करवाती है। मैं ऐसे कई रिचेस्ट पर्सन्स, एडवोकेट सिस्टर और ब्रदर से इस बीच में 2 साल में जुड़ा हूँ। उनकी हाई प्रोफाइल फैमिली, उनका हाई प्रोफाइल अपना रहन सहन मुझे साफ पता चलता है। लेकिन इस मामले में जब वो सब्जेक्ट बेसिस पे हमसे अटैच्ड होते हैं तो मैं साफ महसूस करता हूँ कि हम जैसे वो साधारण सामान्य मिडिल क्लास से भी लो फैमिली के बच्चे को सीधे वो उसी एप्रिसिएशन के साथ लेते हैं जैसे एक ब्रिलियंट स्कॉलर लेता है। इससे ये सच साबित होता है कि भले वो रिच पर्सन हैं, भले उनके पास सारी सुविधाएं हैं, वो बहके नहीं हैं, वो बदगुमा नहीं हैं। उनमें एक कंट्रोल है, और वो कंट्रोल आपको जो संघर्ष के साथ पड़ रहे हैं तोड़ देने के लिए, आपका रास्ता रोक देने के लिए, आपकी सीट फिसल जाने के लिए पर्याप्त है। ये बातें हमने इसलिए आपको सावधानी पूर्वक सुनने और सुनाने के लिए कहीं, जिससे आप सतर्क हो जाएं। ये आपके मन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ज़माने वाली वो भावना नहीं हमेशा घर किए रहनी चाहिए कि ये ज़माना ईमानदारी और सत्यता में इतना आदर्श मत घुसेड़ दीजिए कि नदी पार करके जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, एक कंपटीशन में ये नहीं पूछा जाता कि आप किस परिस्थिति में तैयारी किए हैं। कंपटीशन सिर्फ इतना चेक करता है कि 2 घंटे और 3 घंटे में आपने कितने सही ढंग से सवाल हल किए हैं। वो एलिजिबिलिटी, मॉरलिटी, ऑनेस्टी, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। इसीलिए इन परिस्थितियों में जैसे वो जब देवासुर संग्राम होता है और अमृत मिलता है तो उसमें राहु अमृत जाके पी लेता है अपने सातिर दिमाग से। ऐसे ही इन परिस्थितियों में जो दिमाग के पिंड होते हैं वो चाहे कुछ भी अनर्गल सनर्गल कर रहे हों, अनैतिक हों, पूर्ण जीवन उनका मानवता विहीन हो, लेकिन वो सिलेक्शन पा जाते हैं। उसका अनुबंधित एक ही शर्त है जिसके कारण उनको वो पद मिल जाता है और वो सफलता प्राप्त करते हैं। जो 3 घंटे और 2 घंटे, या अगर मान लीजिए मेंस जैसे 6 पेपर होने लगा है जूनियर डिवीज़न में, और सारे पेपर जोड़ लें तो लगभग 18 घंटे का पेपर है। उस 18 घंटे में वो जितना बेटर करके आते हैं, आप अपने आप को भले रामनामी दुपट्टा ओढ़े, 5 वक्त की नमाज अदा करते हुए, शुद्ध शाकाहारी होते हुए जब कंपटीशन में बैठे तो आप सबका पूजा पाठ करके पहुँचे और आप 150 में 90 तक पहुँचे। आपके सारे देवी देवता मिलके नहीं पहुँचा पाए और वो पियक्कड़ पहुँचा। पियक्कड़ जैसे कलम उठाया उसको और कुछ नहीं दिखा, 150 में 149 सही करके आया। न किसी देवता की कभी पूजा की, न सूर्य भगवान को कभी जल चढ़ाया, न उसमें किसी प्रकार की कोई नैतिक मानसिकता है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ मेंस लिख रहा होगा और ऐसा ढूक के लिखेगा, राइटिंग इतनी कमाल की होगी कि आप देखते रह जाएंगे। इसलिए कभी भी इस स्टडी में, चाहे आप एग्जीक्यूटिव साइड की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस, आईएएस या जुडिशरी, ये भ्रम निकाल दें कि आपका सत्यनिष्ठ, नैतिक, आदर्शवादी, शुद्ध शाकाहारी होना सफलता का मानक है। नहीं, वह व्यक्तित्व का मानक है।
ये बात अलग है कि जब आप ऐसे शुद्ध सात्विक और व्यक्तित्ववान होकर पद पाते हैं तो वो 4 चांद वाला होता है, उसका प्रभाव दूरगामी होता है, उसके व्यापक असर पड़ते हैं। ये संख्या बहुत सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नील है। ऐसे लोग होते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। मेरा दोनों बातों को कहकर आपसे संबोधित करने का मात्र मतलब ये है कि आप इन दोनों में से जिस भी धारा में आते हों, अपने अपने अनुरूप आप अपनी ये तीनों नई संहिताओं को पढ़ें, या किसी के गाइडेंस में भी पढ़ रहे हों तो ईमानदारी बरतें। जिस भी टीचर से आप या शिक्षिका से आप पढ़ रहे हैं, ये कोशिश करें कि आप उसी के मात्र भरोसे या उसी के द्वारा दिए जा रहे कंटेंट के भरोसे ना रहें। अपनी पाठ्य सामग्री पर अपने अख्तियार को साबित करने के लिए बेजोड़ स्वयं मेहनत करें, कलम खुद उठाएं, नोट्स खुद बनाएं, प्रिंटेड मार्केट से या किसी यार दोस्त के फोटोकॉपी करवा के पढ़ने की आदत से बचें। एक प्रमाणिक पुस्तक रखें, उसको कई बार पढ़ें, एक बार कई नई पुस्तक ना पढ़ें। ये सख्त सलाह है अगर आप प्री बेस पर भी तैयारी कर रहे हैं तो, और मेंस बेस पर भी तो। एक बेयर एक्ट जो अमेंड बार बार हो जाता है, हर दूसरे तीसरे थोड़ा बहुत अमेंडमेंट होता रहता है, उसके चक्कर में बिल्कुल बेयर एक्ट नई बदल न दें। जो आप पढ़ें, मार्क करें, वो जो निशान लगते हैं वहाँ, जो आप खुद लगाते हैं, प्रश्नों को कोड करते हैं, इम्पोर्टेंट टिक करते हैं, वो अगर आप बार बार नई किताब बदलेंगे तो आपके आसान क्वेश्चन भी रंग होने लगेंगे। और अगर पुरानी किताब पर स्थिर रहेंगे, उसमें नए छोटे मोटे अमेंडमेंट के लिए साइड में आप उसमें नोट कर सकते हैं कि इसमें का संशोधन फला, उसको एक फाइल में रखें चीज़ों को, जिससे आपको सुविधा रहे कि कब कब का संशोधन से सामग्री हमने कब रखी थी याद नहीं, लेकिन जब भी उसकी बारी आए तो सब दोहरा सकें। और उसके बाद लास्ट में सारे मोटे थिक नोट्स में से उसको समराइज करना सीखें, कंपाइल करें। छोटे छोटे माइनर एक्ट के अपने 60 नोट्स हों जो आपके सिवाय कोई पढ़ ना सके। वो इस तरीके से बनाएं कि उसका उपयोग किसी भी रूप में कोई सेकंड व्यक्ति न कर पाए, आपके लिए ही वो सफिशिएंट हो। अगर ऐसा हुआ तो आप गुणोत्तर प्रगति करते हुए पिछली परीक्षा के अपेक्षा आप ऐसे नंबर लेके आएंगे जिस पर आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। इतना फर्क पड़ता है। और अगर आप लेटे लेटे पढ़ने के आदती हैं, 2 मिनट भी अपने निजी नोट्स पर या बेयर एक्ट पर या किसी जटिल प्रक्रिया के डील करते समय किताब पर स्थिर नहीं हो पाते हैं, तो आपके लिए कंपटीशन चाहे एग्जीक्यूटिव फील्ड का हो चाहे जुडिशरी फील्ड का हो, आप कंपटीशन के लिए नहीं बने हैं। आप ज़बरदस्ती समय जाया कर रहे हैं। ये बात अन्यथा तौर पर आप नहीं लेंगे, लेकिन यह ज़रूर कहना चाहूँगा, एक दिन आपको बहुत पश्चाताप होगा कि आप ये जान रहे थे कि आप इस फील्ड के लिए नहीं हैं, फिर भी आपने समय क्यों बर्बाद किया। तो इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज एक बार पुनः जागृत करने के लिए मैं आया। आज की वीडियो बहुत बड़ी नहीं, 20 मिनट लगभग होने जा रहे हैं, 20 मिनट ही रहेगी। अपने मनोदशा को केंद्रित करें, ऊर्जा पॉजिटिव रहे, दिन भर उत्साहित रहें, इसका इंतजाम करें, खान पान का ख्याल रखें और लंबे स्ट्रेटजिकल पॉइंट से नई तीनों संगीताओं के साथ नए साल में भिड़ने के लिए तत्परता को मन में स्थिर करके अपनी तैयारी बेजोड़ जारी रखें। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों और बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए तथा ये एक विनम्र अपील करते हुए कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। HJS जूनियर डिवीज़न, सिविल जज और APO की भर्ती के लिए किसी भी स्टेट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको इंटरेस्ट है सीरीज में, एग्ज़ाम्स पेपर सीरीज में, चाहे प्रीलिम्स या मेंस, तो आप हमसे संपर्क हमारे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर कर सकते हैं। अगर आप उसके दिए जा रहे सीरीज में पूछे जा रहे प्रश्नों को औसत से बेहतर करते हैं तो मैं इस चैनल पर सार्वजनिक रूप से सभी के लिए कहता हूं, अगर वो 45% से अधिक मार्क्स लाता है हमारे द्वारा बनाए गए प्रीलिम्स या मेंस के टेस्ट सीरीज में, तो इस बात की वो पुष्टि है कि वो उसका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। बाकी नेक्स्ट कल वीडियो में चलने दीजिए।
सभी अधिवक्ता साथी को जय सिया राम बोलते हुए चलता हूँ। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।